हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कुंजन। लास्ट लेक्चर में हमने ओसीएम का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 का हमने 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिया है ना, वो कंप्लीट कर लिया था। तो उसके दो पार्ट में हमने कंप्लीट किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप जाके वो देख लो और उसके बाद यहाँ पे आना। क्यों? क्योंकि 14 प्रिंसिपल्स क्या है, अगर आपको वही नहीं पता रहेगा तो उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले जाओ 14 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्योल ने दिए थे, पहले वो आप देख लो। उसके बाद आप ये वाला लेक्चर जो है वो देख लेना। ओके। तो नाउ नेचर, नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का सेकेंड वर्ड हम लोग नेचर की जगह पे जो बोलते हैं वो होता है फीचर्स। अगर आपको एग्जाम में फीचर्स दिया, बोला कि फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखो, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोला, क्या बोला? कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा, नेचर पूछा या फिर फीचर्स पूछा ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये सबका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? सेम। तो ये जो रहता है वो गाइड करता है, किसको गाइड करता है? एम्प्लॉयज को गाइड करता है मैनेजमेंट करने में। अगर कोई चीज मैनेज करनी है, राइट, तो मैनेज कौन करता है? मैनेजर करता है। तो मैनेजर्स को वो गाइड करता है कि किस प्रकार वो अपने बिहेवियर, अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे। यहाँ पे चेंज के बारे में बात की जा रही है कि हम लोग कैसे समझे कि आपके एम्प्लॉयज कैसे है और एम्प्लॉयज के बिहेवियर को कैसे चेंज करे, जिससे वो मोटिवेट हो और वो ऑर्गेनाइजेशन के काम में ज्यादा ध्यान दे। समझा ये? This principle insists on improving efficiency of organizational resources in term of profit. मेन मोटिव क्या है कि भाई एम्प्लॉयज का बिहेवियर चेंज हो, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करे। उससे क्या होगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दिस प्रिंसिपल ऑल्सो फोकस ऑन बेस्ट कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे देखो भाई, कोई भी जगह हो, अच्छे से अच्छा काम तभी होगा जब कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? मिलजुल के काम करना। अगर आपके सुपीरियर है, सुपीरियर मतलब आपके हेड है, वो आपके सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट का मतलब एम्प्लॉइज है, वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जन काम कर रहे हैं, सब अगर मिलजुल के काम करे, कोऑर्डिनेशन उनमें अच्छा, तालमेल अगर अच्छा है, अगर उनमें, तो उनमें क्या होगा? तालमेल अगर अच्छा है तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर अच्छे से काम कर पाएंगे तो एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट जो है वो आएगा, है ना? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। एक वन बाय वन हम लोग है ना ये सारे पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये जो हमने 14 प्रिंसिपल जो पढ़े थे ना, है ना, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? आप इंडिया में हो या आप अमेरिका में हो, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में हो या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में नहीं हो, आप छोटे फर्म में काम कर रहे हो या बड़े फॉर्म में काम कर रहे हो, कहीं पे भी हो आप, ये 14 प्रिंसिपल जो है वो आप यूज कर सकते हो। इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। समझा? यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब समझा? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब हर एक जगह पे वो एप्लीकेबल है। दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल टाइप, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, कोई भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, इवेंट मैनेजमेंट का काम हो या फिर टीचिंग का काम हो, कोई भी टाइप का काम हो, ये जो 14 प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड इट्स नेचर। साइज का मतलब क्या है? छोटी फर्म है या बड़ी फर्म है। नेचर का मतलब क्या काम करते हैं, कोई भी काम करते हो, कोई भी साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, हर एक जगह पे ये जो 14 प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल है। दिस रिजल्ट में मैरी, अच्छा ओके, हर एक जगह पे जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो अलग हो सकते हैं, है ना? काम आप हर एक जगह पे सेम करोगे, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क, बड़ी फर्म है तो लोग ज्यादा हो गए, लोग ज्यादा हो गए तो हमें काम को भी ज्यादा लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा ना। अगर फर्म छोटी है तो लोग कम हो गए, कम लोग हो गए तो हम लोग को जो भी काम है वो कम लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट्स जो रहेंगे वो अलग आएगा। तो रिजल्ट्स में वेरी, और हमें जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उससे हमने जैसा दिया है वैसे हमें को यूज नहीं करना है, हमें उसे मॉडिफाई करके यूज करना है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडिफाई? मॉडिफाई मीन्स चेंज करके यूज करना है, चेंजेस एडजस्ट करके यूज करना
है ना? अगर आप एडजस्ट करके यूज करोगे तो ही वो सूटेबल रहेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप सेम स्टेप्स यूज नहीं कर सकते। जो भी स्टेप्स आपके पास है वो स्टेप्स में आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे, मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, अल्टर करने पड़ेंगे, तो ही वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम का होगा। राइट, सिमिलरली वो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है। हर एक लेवल का मतलब क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, हर एक जगह पे ये जो 14 प्रिंसिपल्स आपको दिए गए हैं वो एप्लीकेबल है। आई होप कि ये पॉइंट जो है वो आपका क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है, गाइड करना। राइट, ऑर्गेनाइजेशन में कभी ना कोई प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाती है, सडनली कोई भी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम सडनली अगर आपके सामने आके खड़ी हो जाए तो वहां पे आपको वो प्रॉब्लम्स को टैकल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो टैकल करने में कौन हेल्प करता है, आपके ये जो 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिए है ना, वही आपकी हेल्प करेंगे। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो आपको गाइड करते हैं। क्यों गाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशंस को टैकल करने में। टैकल मतलब क्या होता है, हैंडल करने में। ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी सिचुएशन हो उसको हैंडल करने में वो गाइड करते हैं और साथ ही साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने में भी वो हेल्प करते हैं। और ये जो 14 प्रिंसिपल है वो रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब वो फिक्स नहीं है, उसको आप चेंज कर सकते हो, आप उसमें अल्टर कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन। ओके, विच यहाँ पे जो है ना मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो अप्लाई होता है एज पर द सिचुएशन। आपकी कंपनी का जो सिचुएशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिचुएशन है, साइज है, नेचर है, वो उसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस करके वो लोग अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जहां पे हम लोग बोलते हैं ना फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का बेसिक मीनिंग तो सैलरी होता है, वो तो आपको पता है ना। आप लोगों को सैलरी वैसा दो जिससे वो सेटिस्फाइड हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर रेम्यूनरेशन, है ना, जिससे वो क्या हो, सेटिस्फाइड हो। अच्छा मुझे एक चीज बोलो कि कोई भी अगर स्मॉल फर्म है, राइट, और बिग फर्म है, दोनों में, स्मॉल फर्म एंड बिग फर्म, दोनों में किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, मैनेजर की जरूरत पड़ती है। छोटी फर्म है तो वहां पे मैनेजर का जो काम रहेगा वो छोटे लेवल पे होगा। तो अगर मैं उसको 20 केक दूं तो वो चलेगा, चलेगा ना। अगर मैं 20 के अगर एक स्मॉल फर्म में अगर एक मैनेजर को दूं तो वो चलेगा ना। लेकिन वही 20 की अगर मैं बड़े फर्म के मैनेजर को दूं तो चलेगा नहीं, वो फेयर नहीं होता है। फेयर रेम्यूनरेशन जो होता है वो अपने साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इवन आपके टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफर करता है। ये पॉइंट समझा। फेयर रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, अलग अलग फर्म में अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप में आपका रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी जो होता है वो चेंज होते रहता है। यहाँ पे वही लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन देन द टर्म फेयर कैन वेरी एज पर द नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेचर क्या काम कर रहा है, साइज बड़ी है या छोटी है, और फाइनेंशियल कंडीशन भाई प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं। प्रॉफिट अगर बहुत ज्यादा है तो फिर आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, अगर प्रॉफिट अगर नहीं उतना है तो आपको सैलरी भी कम मिलेगा। आई होप कि ये सेकेंड पॉइंट भी आपका क्लियर है। नाउ हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब मुझे बोलो कि थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय। प्रिंसिपल्स को हमने कैसे बनाया, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अच्छा मुझे बोलो, हमने हेनरी फ्योल का वो मीनिंग पढ़ा था, हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल बनाया था वो कैसे बनाया था, ऑब्जर्व करके, डिटेल में समझ के कौन सी चीज क्या है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, सिचुएशंस डाल दिए थे, जैसे कि सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 2 है, सिचुएशन 3 है। उन्होंने देखा कि अगर कोई एक प्रिंसिपल है, जैसे कि डिवीजन वर्क है, डिवीजन ऑफ वर्क है, डिवीजन ऑफ वर्क सिचुएशन 1 में कैसे काम कर रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क सिचुएशन 2 में कैसे काम कर रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क सिचुएशन 3 में क्या काम कर रहा है। अगर तीनों में अगर वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है मतलब वो एक प्रिंसिपल बनने के लायक है, हाँ या ना। तो प्रिंसिपल्स को हम बनाते कैसे, फॉर्म का मतलब बनाना, तो प्रिंसिपल को हम लोग बनाते कैसे हैं, प्रैक्टिस करके और एक्सपेरिमेंट से, राइट, एक्सपीरियंस करके और प्रैक्टिस करके हम प्रिंसिपल्स को बनाते हैं। तो प्रिंसिपल्स को हम लोग ग्रेजुअल
डेवलप करते हैं ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब धीरे 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 हम प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अपने कैसे, रिसर्च वर्क से। जो भी चीज हमने सर्च की है, जैसे कि सिचुएशन वन में हमें जो आंसर मिला है उसको वापस से हम लोग देखेंगे कि सही है कि नहीं। सिचुएशन टू में, सिचुएशन टू में जो आंसर मिला है वो सही है कि नहीं, वो हम लोग सिचुएशन थ्री में देखेगा। तो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं ना, जो भी चीजें हमने सर्च की है उसको वापस से सर्च कर रहे हैं, जिससे हमें ये देखना है कि आंसर्स हर एक जगह पे सेम मिल रहा है कि नहीं। अगर आंसर्स हमें सही मिल रहा है, मतलब ये जो हम लोग सर्च कर रहे हैं दैट इज प्रॉपर, राइट। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजें को ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आर कंडक्टेड, जिससे हमारे हम लोग उस वो प्रिंसिपल को डेवलप कर पाए, राइट। द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स हैज बीन डेवलप्ड एज प्रिंसिपल। और जो रिजल्ट हमें मिला है, ये जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसका जो रिजल्ट मिला है, वो रिजल्ट को हमने एज प्रिंसिपल हमने डेवलप कर दिया है आफ्टर हमने जो प्रैक्टिस किया था इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिचुएशन वन में प्रैक्टिस किया था, सिचुएशन टू में, सिचुएशन थ्री में, उसके बाद लास्ट में हमने रिजल्ट मिला रहेगा ना। रिजल्ट का मतलब सिचुएशन वन में कैसे काम किया, सिचुएशन टू में कैसा काम किया, सिचुएशन थ्री में कैसा काम किया। तो वो रिजल्ट जो हमें मिला है, वो रिजल्ट को ही हमने डेवलप करके बनाया है ना प्रिंसिपल। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या, अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के आप अपने हिसाब से वो प्रिंसिपल को बना सकते हो, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने हमें दिया है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है। फ्लेक्सिबल इन नेचर मतलब हम लोग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशन नीड। तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, चेंज कर सकते हैं, राइट। इट मीन्स कि हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब भी चेंज ही होता है अपने सिचुएशन के हिसाब से। आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोई सिचुएशन है, सिचुएशन का मतलब कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, राइट। कोई सिचुएशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके सॉल्यूशन ढूंढने के टाइम पे जैसा आपने प्रिंसिपल को समझा है, वहां पे आप आपके सिचुएशन के हिसाब से उसको टोलो मोलो, और उसके बाद आपको जो आंसर सही लग रहा है बस उस तरीके से आप वो प्रिंसिपल को यूज करो। समझ रहा है, राइट। तो मैनेजमेंट कैन बी फ्लेक्सिबल वाइल इम्प्लीमेंटिंग। मैनेजमेंट हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, अपने हिसाब से चीजों को तोड़ता है, मोड़ता है, राइट। अपने हिसाब से वो चीजों को करता है। कभी जब वो इम्प्लीमेंट करता है ये प्रिंसिपल को, इम्प्लीमेंट का मतलब यूज करना, जब वो रियल में यूज करता है तो वो अपने हिसाब से ये प्रिंसिपल को तोड़ता है, मोड़ता है, राइट। जैसे कि देखो, अगर कोई कॉलेज है ना, अगर कोई कॉलेज है तो वहां पे प्रिंसिपल होगा, होगा ना। प्रिंसिपल होगा, वाइस प्रिंसिपल होगा, टीचर का सुपरवाइजर होगा, टीचर्स होंगे, और उसके बाद स्टूडेंट होगा। मुझे बोलो कि यही सेम सिचुएशन क्लासेस में होती है क्या? क्लासेस में एक बंदा होता है, जैसे कि आप प्रिंसिपल बोल दो, है ना, और टीचर्स होते हैं। अब मुझे बोलो कि ये बीच के ये सारे लोग होते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे वो लोग ने अपने हिसाब से चेंजेस किए ना। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी वो लोग चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। उनके ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, वो हिसाब से वो लोग एडजस्टमेंट करते हैं, और वो हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं। आई होप कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपका क्लियर है, इजी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज बिहेवियरल इन नेचर। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, एज ह्यूमन बीइंग, आप, मैं, हम सब, आप, आपके फ्रेंड्स, राइट, हम सब अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारे बोलने का तरीका अलग है ना। हमारा जो टेम्पर, मतलब हमें हमें जो गुस्सा आता है उसका जो तरीका है वो भी अलग है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो बिहेवियरल इन नेचर है। हम कोई भी ह्यूमन बीइंग के साथ डील करते हैं वो कभी भी प्योर साइंस नहीं हो सकता। प्योर साइंस का मतलब ऐसा कुछ जिसको हम चेंज ना कर पाए, फॉर्मूला टाइप। जैसे केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, हर एक में सेम ही अप्लाई होगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा होता है क्या? हर एक ह्यूमन में बीइंग में एक ही सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हो? नहीं। यहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ आप डील कर रहे हो। ह्यूमन बीइंग जो रहता है वो अलग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, उनका बोलने का तरीका जो रहता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे बिहेवियरल इन नेचर। तो मैनेजमेंट जो रहता है वो क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप में यहाँ पे लोग जो है वो काम करते हैं। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल। यहाँ पे उनका एम क्या होता है कि वो सर्टेन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को क्या करे, अचीव करे, राइट।
ग्रुप में जो भी ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं तो वो सब लोग काम क्यों कर रहे हैं? एक सर्टेन गोल को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग। यहाँ पे प्रिंसिपल्स को हमने बनाया क्या है? जिससे हम लोग मोटिवेट करें, इन्फ्लुएंस कर पाए ह्यूमन बींग्स को डायरेक्शंस दे पाए, है ना? दिस प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पीपल, a group of person and direct them to achieve the objective। तो यहाँ पे कंट्रोल कर पाए। कंट्रोल का मतलब क्या है? आपने उनको गाइड कर दिया तो उन्हें समझ में आ गया ना कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसे तो हम लोग कंट्रोल बोलते हैं। अगर आपको जैसा बोला गया, अगर आपने वैसा काम नहीं किया तो आपको सैलरी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो यही एक आप कंट्रोल बोल सकते हैं ना उसको। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल को हमने क्यों बनाया गया? जिससे हम लोगों को कंट्रोल कर पाए, एक ग्रुप ऑफ पीपल को कंट्रोल कर पाए और उन्हें हम डायरेक्शन दे पाए कि किस तरीके से काम करें, जिससे हम हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाए, जिससे हम हमारे एम्स को, टारगेट को अचीव कर पाए। राइट, ये वाला पॉइंट आई होप आपका क्लियर है। लास्ट वाला जो पॉइंट है, नहीं सॉरी, दिस इज सेकेंड लास्ट पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज का मतलब क्या होता है? कॉज का मतलब क्या होता है? कॉज का मतलब होता है जैसी करनी, और इफेक्ट का मतलब होता है वैसी भरनी। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वो सर इतने अच्छे हैं या फिर वो मैम इतने अच्छे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, आपको टाइमली सैलरी दे रहे हैं, बोनस के टाइम पे वो आपको बोनस दे रहे हैं, आपको काम अगर आप आज कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो कल आपको करने की फ्रीडम दे रहे हैं, तो मुझे बोलो कि आप उनका काम छोड़ के जाओगे क्या? नहीं। मुझे एक चीज बोलो, अगर वो आपको इतने अच्छे से रख रहे हैं तो सामने आप भी उनके साथ कैसे रहोगे? अच्छे से रहोगे, उनका काम अच्छी तरीके से कंप्लीट करोगे, मिस्टेक्स कम करोगे, हाँ या ना? आप वो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को कंप्लीट करने की ट्राई करोगे, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट में ज्यादा प्रॉफिट हो वैसे आप ट्राई करोगे, राइट? बट ऑन सेकेंड हैंड, अगर आपके जो सर है या आपके जो मैडम है वो आपके साथ अच्छे से बात नहीं करते हैं, आपको सैलरी टाइम पे नहीं देते हैं, और वो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, ये काम करो, अगर ये काम नहीं करोगे तो आपको घर पे नहीं जाने मिलेगा, तो मुझे एक चीज बोलो, आपको वो काम करने का मन होगा क्या? नहीं। आप दिल से काम कर पाओगे क्या? नहीं। उनको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, उससे आपको कोई लेना देना होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? कॉज मतलब जैसे आप करोगे वैसे ही आप पाओगे, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ बिहेव करोगे, दैट इज योर कॉज। एंड इफेक्ट, बाद में आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है ना, दैट इज इफेक्ट। ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। ये जो प्रिंसिपल है वो बेस है, इसके हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस लेते हैं। दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। वो डिटरमाइन करते हैं कि भाई ऐसा क्या कॉज क्या कि उसका ये इफेक्ट मिला। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस, अगर आपने वेजेस अगर अच्छा पे किया है, इंसेंटिव्स अगर आपने अच्छा पे किया है, तो उससे क्या होगा? इंक्रीज होगा आपके वर्कर के आउटपुट का। वर्कर मतलब जो काम कर रहे हैं, उसका जो आउटपुट है वो ज्यादा अच्छा तरीके से आएगा। सेम आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट अगर अच्छी दी है तो उससे आपका सेल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो बढ़ जाएगा, हाँ या ना? राइट। तो ये जो पॉइंट था वो क्या था? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके बाद हमें एक लास्ट पॉइंट करना है, और वो पॉइंट है ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंट। ऑल प्रिंसिपल, आपके पास कितने प्रिंसिपल हैं? मुझे बताओ जरा, आपके पास कितने प्रिंसिपल है? 14 प्रिंसिपल है। ये 14 प्रिंसिपल इक्वल इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि डिवीजन ऑफ वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? यूनिटी ऑफ कमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। डिवीजन ऑफ वर्क हो, यूनिटी ऑफ कमांड हो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो, उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जितने भी प्रिंसिपल है, हर एक प्रिंसिपल इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। आपको सबको इक्वली लेकर चलना है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से हो, राइट? ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, दोज आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? सेम टाइम पे, हर एक प्रिंसिपल को सेम टाइम पे सेम तरीके से आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले और आप आपके जो प्री डिटरमाइंड गोल है ना उसको अचीव कर पाए। प्री डिटरमाइंड गोल का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में आपने जो गोल सेट किया था और आप वो गोल के ऊपर जो काम कर रहे हो। प्लीज देखो, मुझे एक चीज बोलो, पहले आप अगर आप फिल्म बना रहे हो तो पहले स्टोरी लिखोगे, उसके बाद एक्टर्स एक्टिंग करेंगे ना, है ना? तो यहाँ पे वो लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं वो प्री डिटरमाइंड जो गोल है, मतलब वो जो स्टोरी है उस पे काम कर रहे हैं।
है ना? तो यहाँ पर भी आपने पहले कोई ना कोई टारगेट बनाया रहेगा और आप सब बाद में वही टारगेट पे काम कर रहे होगे, राइट? इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस मोर, अगर कोई भी एक प्रिंसिपल को आपने ज्यादा फोकस किया और बाकी के जो प्रिंसिपल्स है उस पे उतना फोकस फोकस नहीं किया आपने, तो उससे क्या होगा? उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हो जाएगी, आप काम जो है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, राइट? तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ना, वो सोशल साइंस है। सोशल साइंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप लोग चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? सोशल साइंस, राइट? वो एब्सोल्युटली प्योर साइंस नहीं है। प्योर साइंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपका फॉर्मूला होता है जहां पे आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स होगा, यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो क्या होते हैं? सोशल साइंस होते हैं, प्योर साइंस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, अल्टर करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन, विच सम modification according to requirement organization need to apply the principle। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन में जो भी हम लोग मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, वो किसके हिसाब से होता है? ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से हम लोग उसमें चेंजेस करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं। आई होप कि ये वाला पॉइंट जो है आपका क्लियर है। अगर आपको ये वाला आंसर समझा, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे पता है कि मैं इतना परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली मुझे ना एडिट करने नहीं आता, है ना? मुझे ना एडिट करने नहीं आता। मैं ना ट्राई कर रही हूँ, जो भी मैं बोल पा रही हूँ मैं बोल के एक वन फ्लो में बोल के मैं उसको अपलोड कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको पसंद आए, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।